Hello everyone, welcome back to our study. How are you? I hope you are all well. So in this video we are going to discuss about the third important topics of our unit 3. So first of all हम लोग देखेंगे कि हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो जो कि हमारा एनर्जी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। यानी कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब क्षमता क्या होती है? यानी कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है और जितना ये कार्य कर सकता है, ये इस वस्तु में कार्य करने की जो इसकी क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी ऊर्जा कहलाएगी। जैसे सपोज दैट कि ये एक हमारा एक हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक सेल है और ये सेल हमारा, अब सेल हमारा जितना देर तक हमारे एक टॉर्च को मतलब जलाए रख सकता है, वो सेल की क्या हुई? ऊर्जा हुई। ठीक है, यानी कि सेल में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ज़्यादा हमारा कार्य होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिटी टू डू द वर्क कॉल्ड एनर्जी है। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। यानी कि जैसे कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, इसी तरह से ऊर्जा की भी जूल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कार्य होती है और ऊर्जा होती है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि गति के ऊर्जा के प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे दो या तीन प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक हमारा यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा आएगा पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी कि अगर कोई वस्तु है और उसमें गति है, यानी कि कोई गतिमान वस्तु है, उसमें उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, और गतिज ऊर्जा मेनली किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके स्पीड पे, सॉरी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा टोटली। ठीक है, यानी कि वी पर, और हमारा किस पे? एम पर। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति, पोजीशन या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, यानी कि स्टडी स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, तो उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होगी वो क्या होगी? स्थिति ऊर्जा होगी। यानी कि कोई वस्तु है, वो सपोज दैट एच हाइट पर रुकी हुई है, तो यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा होगी वो किसके कारण होगी? इसके रुकी हुई स्थिति के कारण होगी, यानी कि इसलिए इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद हमारा एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको हम अभी एक डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। और इस तरह से जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो W बराबर mgh, जहाँ पे m हमारा मास है और g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है और h हमारा क्या है? हाइट है। ठीक, तो यानी कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी काम कहाँ पे करता है? जैसे कि कोई वस्तु हमारी एच हाइट पे रुकी हुई है, कोई गेंद बोल सकते हैं इसको, ये एच हाइट पे रुकी हुई है, तो इस गेंद की द्रव्यमान यानी कि m, और जब ये फ्रीली फॉलिंग होगी किस तरफ? पृथ्वी की सतह की तरफ, तो यहाँ पे क्या काम करेगा? ग्रेविटी काम करेगी। और ये एच हाइट पर है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा? एम जी एच। और ये चीज़ क्या होगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ। ठीक, उसके बाद हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि कार्य ऊर्जा परिमेय। अब ये थ्योरम क्या कहता है, इसको हम समझेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य, ठीक है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ mv², ये हमारा होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। अब इसमें परिवर्तन कैसे हमको देखने को मिलेगा, तो जब हम अपने इनिशियल वेलोसिटी और अपनी फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास दो चीजें निकल के आएंगी। एक हमारा आएगा 1/2 mv² और -1/2 mu²। अब u² यहाँ पे क्या है, u² हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारा है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि जब दोनों में जो डिफरेंस होता है ये होता है हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यानी कि जब दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा के ई निकालेंगे, तो हमारा होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो इसका हम डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन कभी कभी हमको एग्जाम में पूछ लेता है और हमको डेरिवेशन करना आना चाहिए। तो चलिए डेरिवेशन को हम समझ लेते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका जो द्रव्यमान है वो m है। ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, ये m द्रव्यमान का है। ठीक है, तो जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, सब जानते होंगे, तो ये हो जाएगा mg। ठीक, और हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि S लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट हो करके यहाँ पे आ गया, यानी कि इस पोजीशन पे आ गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कार्य होता है वो कार्य क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, हमने कल पढ़ा था, वर्क बराबर क्या होगा, F इंटू एस। और यहाँ पे हम अपना एक कंपोनेंट लेंगे, थीटा का कंपोनेंट, जो कि होगा कॉस थीटा। तो थोड़ी देर के लिए हमारे कॉस थीटा को इग्नोर कर दें, तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होगा क्या निकल के आएगा, हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो निकल के आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क बराबर क्या होता है हमारा। यहाँ पे अगर हम F की बात करें तो F बराबर हमारा क्या होता है, F बराबर ma होता है, ये हमारा न्यूटन की गति के कारण होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ma। और यहाँ पे जब हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे अपने वर्क एनर्जी थ्योरम का जो डेरिवेशन है उसको देख लेते हैं। तो सपोज दैट कि एक हमारा वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो m है। ठीक है, और ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो हमारा भार होगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि mg लगेगा। ठीक, और इसको हम F फोर्स से ढकेल रहे हैं, तो यहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ। ठीक है, तो जो वर्क का हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा, F इंटू एस। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा F का फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ठीक, ma होता है, और इस F की वैल्यू को हम अपने वर्क वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा W इज इक्वल टू MAS। ठीक है, और इस S की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो जो हमारा गति का तृतीय नियम होता है वो क्या होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये होता है हमारा गति का तीसरा समीकरण। यहां से हम अपने as की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो as की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे v² माइनस u² अपान 2 आ जाएगा और इक्वल टू as। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, अपने MAS वाले में पुट कर देंगे।
तो जब हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, W इज इक्वल टू M ब्रैकेट में AS की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और अपान 2, ये हो गया हमारा। अब W इज इक्वल टू 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, M V स्क्वायर माइनस M U स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारी V है वो क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और U हमारा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वर्क बराबर क्या हुआ, 1/2 M V स्क्वायर माइनस 1/2 M U स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ये जो हमारा U है ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी होने के कारण ये क्या हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हुआ। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल हुआ, और ये माइनस हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो ये हमारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा W बराबर है, ये W बराबर क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये दोनों चीज मिला करके इसका डिस्कशन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, वो ये निकला कि W इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ K इंटू ई, यानी कि जो हमारा वर्क है, यानी कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर है। यही चीज हमारा कार्य ऊर्जा परिमेय कहता है, ठीक है। कि अगर हम किसी वस्तु पर F फोर्स से कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा में उसके परिवर्तन होता है वो किए गए वर्क के कार्य के बराबर होता है। तो इस डेरिवेशन से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने प्रूव करके निकाला था वो ये था, W बराबर डेल्टा के ई और W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियल। तो ये चीज हमारी क्या हुई, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हुआ। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा यही कहता है कि जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा या घट जाती है या बढ़ जाती है, यानी कि कार्य का मान वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। द वर्क डन बाय द नेट फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक। तो ये जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो तथा वायु का प्रतिरोध यानी कि एयर रेजिस्टेंस नगण्य है, यानी कि बिल्कुल कम हो, तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरे समय कांस्टेंट रहती है, ठीक, यानी कि स्थिर रहती है। अब इसको हम एक डेरिवेशन से समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, जैसे ये जो हमारा थ्योरम कह रहा है वो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई एक गेंद है वो h हाइट पर रुकी हुई है, ठीक है, और ये जब फ्रीली यहाँ पे फाइंड मतलब फॉलिंग होगी पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी का सतह है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड पर जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी और कहीं बीच में यानी कि मान लिया जाए यहाँ पर h माइनस एक्स हाइट पर और यहाँ पर h हाइट पर, तीनों जगह जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो योग होगा वो एक समान होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो यही चीज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है यानी कि कोई गेंद है वो स्वतंत्र रूप से ग्रेविटी के कारण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के सतह पर गिर रही है तो तीनों पोजीशन पे यानी कि h हाइट पर और कहीं बीच में और ग्राउंड पर, तीनों जगह जो यांत्रिक ऊर्जा होगी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। तो इसी चीज को हम एक डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि अर्थात गिरते समय स्थितिज ऊर्जा,
धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन दोनों का योग हमेशा समान रहता है। यानी कि जब ये वस्तु यहाँ पे रुकी हुई है तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ वो काम कर रही है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा काम नहीं कर रही है। जब ये वस्तु गतिशील हो जाएगी तब हमारी गतिज ऊर्जा काम करेगी, यानी कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो इन तीनों केसेस में, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि तीनों केसेस में जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो तीनों जगह पे सेम रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? तो यही कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो योग होता है वो हमारा क्या होता है? किसी वस्तु की मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसको हम एक डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हम फिगर बना लेंगे सबसे पहले। सपोज दैट कि ये हमारी एक बॉल है जो कि h हाइट पर है, ठीक, और इसका जो द्रव्यमान है वो m है, ठीक, और ये ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण ये पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही है। और यहाँ पे हमारा पृथ्वी का सतह है और ये h हाइट पर, टोटल इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक, और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। क्या है? ग्राउंड है, ठीक। और सपोज दैट कि यहाँ पर हम बीच में भी निकालेंगे एक x हाइट पर। सपोज दैट कि ये वस्तु यहाँ से जब गतिशील हुई तो x हाइट पर हम फाइंड करेंगे, तो ये टोटल जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? h माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि ये टोटल हमारी जो लेंथ है वो h है और यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा कितना है? x है, ठीक है। इस पॉइंट पर, यहाँ पर सपोज इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं, पॉइंट बी, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब एक एक करके हम अपना यांत्रिक ऊर्जा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी हाइट यानी कि h है, तो h हाइट होने के कारण जो हमारी यहाँ पे जो जब वस्तु हमारी रुकी हुई है तो यहाँ पे वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होगा, क्योंकि यहाँ पे h हाइट की बात हो रही है और जो हमारी बॉल है इसकी जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो m है और ग्रेविटी g है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी की। किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जब ये वस्तु रुकी हुई है तो गति तो इसमें है नहीं, तो जब गति नहीं है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है, शून्य होगा, क्योंकि जब गति नहीं होती है तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे कार्य नहीं करता है, ठीक, केवल हमको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो जब हम यहाँ पे अपने मैकेनिकल एनर्जी की गणना करेंगे यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या आएंगी? ME इज इक्वल टू mgh आएगा, ठीक। यानी कि h हाइट पर जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है? mgh है, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो जब जीरो में mgh को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? mgh आएगा, ठीक। उसके बाद अब हम बात करेंगे x हाइट पे। सपोज दैट कि ये वस्तु गतिशील अवस्था में आ गई, यानी कि वस्तु को हमने h हाइट से छोड़ा और x पॉइंट पे आकर के हम इसकी फिर से कैलकुलेशन करेंगे। तो जब x हाइट बात करेंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी? h दूरी पर, सॉरी x दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? mg इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जब ये वस्तु h हाइट से नीचे आई तो x हाइट पे हमने रोका तो इसको क्या हो जाएगा? ये mgx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अपने पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सॉरी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की। अब गतिज ऊर्जा क्या हुई? तो गतिज ऊर्जा हमारी हुई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और mv स्क्वायर, ये होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब यहां पे हम बात करेंगे तो जो हमारी वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी का मान यहां से हम निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? u स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ पे s की जगह पे हम क्या करेंगे? h की जगह पे हम h माइनस एक्स रखेंगे, ठीक, क्योंकि जो हमारी हाइट है वो h माइनस एक्स है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक गति, उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी,
क्योंकि वो ऑलरेडी गतिमान स्थिति में आ चुकी है, तो वो क्या होगा, हमारी इनर्शियल वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h - आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। h - आएगा। अब जो हमारा वी स्क्वायर है, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 m, और v के जगह पे हम क्या लिख लेंगे अपना 2g और h - ठीक है। और इस तरह से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m 2g आएगा, और माइनस m 1/2 आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम जब अपना मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि x हाइट पे निकालेंगे, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ME इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी PE प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक, तो अब हमने ऊपर देखा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आई थी, mgx प्लस, और यहां पे क्या निकल के आया, mgh माइनस mgx, ये निकल के आया था। तो इसी चीज को हम अपने पुट कर देंगे, यानी कि mgh माइनस mgx, और यहाँ पे mgx प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि h माइनस x साइड पे हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी आई वो क्या आई, ME इज इक्वल टू mgh, यानी कि ये टोटल हमारी मैकेनिकल एनर्जी आ गई। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी आई, mgh आई। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, अपने ग्राउंड पे पहुंच गए, क्योंकि जो हमारी गेंद थी वो h हाइट से छोड़ी गई, और वो कहाँ पे आके रुकी, h माइनस x हाइट पे। यहाँ पे हमने अपना मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट किया। उसके बाद जो हमारी ग्राउंड एनर्जी ग्राउंड पे आई, यानी कि जब यहाँ पे आ गई, हमारे ग्राउंड पे आ गई, तो यहाँ पे भी अपनी मैकेनिकल एनर्जी को हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो mgh होगा, यानी कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो यहाँ पे h तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट की तो बात हो ना रही है, हम ग्राउंड पे आ गए, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि mgh, और h हमारा क्या है, जीरो है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से हम अपने काइनेटिक एनर्जी को देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv², और तो mv² की वैल्यू हमने v² की वैल्यू वहां पे हमने फाइंड की थी, वो क्या आया था, 2gh आया था। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 2gh, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा आएगा mgh। अब हम यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई थी, जीरो, m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो, तो टोटल क्या आया, mgh। तो इस तरह से यहाँ हम तीनों केस में देखते हैं कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, me है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो क्या आया, mgh आया है, यानी कि ग्राउंड पे भी mgh आया, और जब हमने कहाँ पे बात की थी, h माइनस x हाइट पे, यानी कि बीच में बात किया था, तो वहां पे भी हमारा mgh ही आया था। उसके बाद जब हम अपने h हाइट पे थे, यानी कि बस तुम्हारी रुकी हुई थी, तब भी हमारा क्या आया था, mgh आया था। यहाँ पर h हाइट पर हमारा mgh आया था। तो हम तीनों केस में देखते हैं कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, सेम है, यानी कि सेम का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, यानी कि चेंज नहीं है। तो सिंपल सा यही हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग
बॉडीज। इसके लिए यही हमारा मेन मोटिव था कि तीनों केस में यानी कि h हाइट पर और h माइनस एक्स हाइट पर और ग्राउंड पर, तीनों जगह पे हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है कितना है, mgh है। हमने डेरिवेशन के माध्यम से समझ लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हम किसी वस्तु को h हाइट से छोड़ते हैं और वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है और उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो कुल जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो पूरे समय क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि कितनी रहती है, mgh रहती है। और मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर। अब पावर क्या है, शक्ति। पावर वह दर है यानी कि वह रेट है जिस पर किया गया कार्य, जिस पर कार्य किया जाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं। यानी कि जब भी हम पावर की बात करेंगे तो वहां पे दो चीज, पहला तो हमारा कार्य वर्क और दूसरी चीज टाइम। क्या, टाइम। यानी कि हमारा जो वर्क हो रहा है वो कितने समय के यानी कि कितने समय में हो रहा है वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। यानी कि जो हमारा सिंपल में हम कह सकते हैं कि कार्य और समय का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वर्क होता है, पावर होता है, सॉरी पावर होता है, शक्ति होती है। यानी कि क्षमता, क्षमता क्या होती है, समय के अकॉर्डिंग यानी कि ड्यू टू टाइम हम जितना वर्क करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारी क्षमता कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। ठीक है, यानी कि वर्क कहलाता है यानी कि पावर कहलाता है। तो P इज इक्वल टू पावर, W इज इक्वल टू वर्क डन एंड T इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और इसी तरह से इसके इसके अदर रिस्पेक्टिव में और सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड यूनिट है वो टोटली कंप्लीट हुआ और हमारा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पावर के, शक्ति के, तो उसको आप लोग बुक से कर सकते हैं। और कुछ ही आते हैं क्योंकि आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, बाकी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो 2 या 3 यूनिट से आएंगे, एक जैसे हमारा पहला यूनिट हुआ, दूसरा यूनिट हुआ, तीसरा यूनिट हुआ, तो इसी तरह से 2-3 यूनिट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग, कीप लर्निंग।